यमन के विद्रोही हूती, जिनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, यमन में एक शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोही समूह है। वे यमन की राजधानी सना सहित देश के अधिकांश आबादी वाले हिस्से को नियंत्रित करते हैं। ईरान का समर्थन। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और वे ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोध के अक्ष एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का हमास भी शामिल है। संघर्ष क्यों शुरू हुआ? यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भड़का। हूतियों ने घोषणा की कि वे गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं: 1. इजराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करे। 2. गाजा में मानवीय सहायता को बिना किसी रोक-टोक के पहुंचने दिया जाए। हूती कैसे हमला कर रहे हैं? हूतियों ने 2 मुख्य तरीकों से हमले किए हैं। 1. लाल सागर में जहाज़ों पर हमले। ये उनकी सबसे प्रभावी रणनीति रही है। वे ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। शुरू में उन्होंने दावा किया कि वे केवल उन्हीं जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल से जुड़े हैं, इजरायली स्वामित्व वाले हैं या इजरायली बंदरगाहों पर जा रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कई ऐसे जहाज़ों पर भी हमला किया जिनका इजराइल से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। 2. इजराइल पर सीधे हमले। उन्होंने यमन से दक्षिणी इजराइल, खासकर इलियट शहर की ओर कई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन भी दागे हैं। इनमें से अधिकांश को इजराइल के उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों जैसे एरो 3 या अमेरिकी और सहयोगी नौसेना के जहाज़ों द्वारा हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इन हमलों का क्या असर हुआ है? वैश्विक व्यापार में बाधा। इन हमलों का सबसे बड़ा असर वैश्विक शिपिंग और व्यापार पर पड़ा है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जो स्वेज नहर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ता है। खतरे के कारण दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग का उपयोग करना बंद कर दिया है और अब वे अफ्रीका के चारों ओर से लंबा और महंगा रास्ता अपना रही हैं। इससे शिपिंग की लागत बढ़ गई है, सामान की डिलीवरी में हफ्तों की देरी हो रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतिक्रिया। हूतियों के हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के तहत वे लाल सागर में नौसैनिक जहाज़ों की तैनाती करके व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकानों जैसे मिसाइल लॉन्च साइटों, रडार स्टेशनों और हथियार डिपो पर कई बार हवाई हमले किए हैं ताकि उनकी हमला करने की क्षमता को कम किया जा सके। संक्षेप में, हूती विद्रोही गाजा युद्ध के जवाब में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बना रहे हैं। इससे इजराइल को सीधे तौर पर बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन इसने वैश्विक व्यापार को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है, जिसके कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा है। ये संघर्ष सीधे तौर पर गाजा की स्थिति से जुड़ा हुआ है और जब तक वहां युद्ध विराम नहीं होता, तब तक लाल सागर में तनाव बने रहने की संभावना है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक पारंपरिक युद्ध नहीं है जहां 2 सेनाएं आमने सामने लड़ रही हैं। इसलिए कौन जीतेगा का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीत को कैसे परिभाषित करते हैं। आइए दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। इजराइल किस स्थिति में जीतेगा? इजराइल के लिए जीत का मतलब है: 1. खतरे की समाप्ति। अगर हूतियों के हमले पूरी तरह से बंद हो जाएं और वे भविष्य में इजराइल के लिए खतरा न बने। 2. लाल सागर में सुरक्षित शिपिंग। अगर लाल सागर का मार्ग इजरायली और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए फिर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। इजराइल के फायदे: बेहतर सैन्य तकनीक। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे एरो, जो यमन से दागी गई लगभग सभी मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक रोक देती है। शक्तिशाली सहयोगी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश हूतियों के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे इजराइल को सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत कम पड़ती है। इजराइल की चुनौती: भौगोलिक दूरी। यमन और इजराइल के बीच बहुत अधिक दूरी है, इसलिए इजराइल के लिए यमन में कोई बड़ा ज़मीनी या हवाई ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल और महंगा होगा। हूती किस स्थिति में जीतेंगे? हूतियों के लिए जीत का मतलब पारंपरिक सैन्य जीत नहीं है। उनके लिए जीत का मतलब है: 1. लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहना। अगर वे अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बावजूद अपने हमले जारी रखने में सक्षम रहते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। 2. वैश्विक व्यापार को बाधित रखना। जब तक वे लाल सागर में शिपिंग को बाधित रखते हैं, वे इजराइल और उसके सहयोगियों पर आर्थिक दबाव बनाए रखते हैं। ये उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। 3. अरब जगत में प्रतिष्ठा। इजराइल के खिलाफ खड़े होकर और फिलिस्तीनियों का समर्थन करके वे अरब और मुस्लिम दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।
हूतियों के फायदे। असममित युद्ध एसिमेट्रिक वॉरफेयर। वे एक विद्रोही समूह हैं जिनकी कोई पारंपरिक अर्थव्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे आसानी से नष्ट किया जा सके। वे कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों से अरबों डॉलर के वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खो देने के लिए कुछ खास नहीं। सालों के गृह युद्ध के बाद वे पहले से ही तबाह देश में काम कर रहे हैं। उन पर और हमले होने से उन्हें उतना नुकसान नहीं होता जितना किसी स्थिर देश को होता। निष्कर्ष, कौन जीतेगा? इस संघर्ष में किसी एक की स्पष्ट जीत होना लगभग असंभव है। सैन्य रूप से अगर सीधी लड़ाई होती तो इजराइल आसानी से जीत जाता, लेकिन ये सीधी लड़ाई है ही नहीं। रणनीतिक रूप से हूती अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सफल रहे हैं। उन्होंने बहुत कम लागत पर वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वे हार नहीं रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ लड़ते रहना और प्रासंगिक बने रहना है। इजराइल अपने क्षेत्र की रक्षा करने में 100% सफल रहा है, लेकिन वो यमन में हूतियों के खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। ये काम अमेरिका और उसके सहयोगी कर रहे हैं। संक्षेप में ये एक गतिरोध स्टेलमेट जैसी स्थिति है। हूती सैन्य रूप से नहीं जीत सकते। इजराइल और उसके सहयोगी रणनीतिक रूप से हूतियों को पूरी तरह से नहीं हरा पा रहे हैं। ये संघर्ष तब तक किसी न किसी रूप में चलता रहेगा जब तक कि गाजा में युद्ध जैसी बड़ी वजह खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हूतियों के हमले सीधे तौर पर उसी से जुड़े हुए हैं।